नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। तो आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की जोशीमठ से। बड़ी खबर है, भूदसाव पर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्र की नजर बनी हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कल जोशीमठ रुके थे। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी कई अहम बैठकें करेंगे। तो आपको बता दें कि सेना के अधिकारी और आईटीबीपी अधिकारियों के साथ एक बैठक भी आज होने जा रही है और उसके बाद भूदसाव की जांच में लगे वैज्ञानिकों के साथ भी बैठक होगी। आखिरकार कारण क्या है वो वैज्ञानिकों से जाना जाएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़ी बैठकें करने जा रहे हैं। सेना के अधिकारी और आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ बैठक होगी और उसके बाद भूदसाव की जांच में लगे वैज्ञानिकों के साथ बैठक भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे, क्योंकि जोशीमठ में जो स्थिति यहां पर बनी हुई है, ऐसे में लगातार चिंता का विषय है। और आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि लोग लगातार विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि जो मकान कमजोर हो चुके हैं उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और इस खबर पर अपडेट के साथ स्टेट ब्यूरो हेड हमारे योगेश राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़ी बैठकें करने जा रहे हैं, एक तरफ सेना के अधिकारियों के साथ बैठक होगी तो वहीं दूसरी तरफ जो वैज्ञानिक जांच कर रहे हैं उनके साथ भी आज बैठक होनी है। आपके पास ताजा अपडेट क्या है अभी? जी प्रद्युमन, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर जोशीमठ में नरसिंह भगवान के मंदिर में पूजा कर निकले हैं। और एक मान्यता है कि यहाँ बद्रीनाथ की यात्रा शुरू करने से पहले नरसिंह भगवान में क्या जो मंदिर है उसमें पूजा करने की मान्यता है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ तमाम लोगों की ये मान्यता है कि जोशीमठ को बचाने के लिए भगवान की कृपा बहुत जरूरी है, भगवान का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। लगातार ये बात कही जा रही है कि बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ और नरसिंह भगवान की कृपा बनी रहेगी। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ जो अभी 750 से ज्यादा घर चिन्हित किए जा चुके हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुआवजे को लेकर असमंजस बना हुआ है, मुआवजे को लेकर गतिरोध बना हुआ है। 1,50,000 की अंतरिम जो राहत राशि है उसकी घोषणा कर दी गई है, लेकिन जो असुरक्षित घरों में रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि मुआवजा पहले घोषित किया जाए। इसी को लेकर आज कई सारी मीटिंगें होनी है और इसको लेकर एक समिति का गठन भी सरकार ने किया है। और इसमें एक खास बात और ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जोशीमठ को लेकर, मुआवजे को लेकर कुछ स्पेशल राहत की बात की जा सकती है, अलग से कुछ रास्ते खोजे जा सकते हैं, क्योंकि जोशीमठ में जो प्रभावित लोग हैं उनका कहना है कि हमें मुआवजा बद्रीनाथ और केदारनाथ में जो विकास कार्य हुए हैं और उनके चलते हुए जो विस्थापन हुआ है उनकी तर्ज पर दिया जाए, जिसको लेकर सरकार बार बार ये कह रही है कि वो एक नियोजित विकास था लेकिन ये आपदा है और आपदा को चलते हुए उस जो मुआवजा है वो अलग से निर्धारित किया जाएगा जो पूरे प्रदेश में दिया जाता है। लेकिन लोगों का जो यहाँ पीड़ित परिवार है उनका कहना है कि हमें स्पेशल पैकेज दिया जाए। तो इसको लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है, उस कमेटी की रिपोर्ट भी बहुत मायने रखेगी। और इसके साथ ही जो यहाँ आज बैठके हैं उनमें भी कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलता हुआ दिखेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 2 होटल है सबसे खतरनाक स्थिति में है। सरकार ने फैसला लिया है कि इनको गिराया जाना का फैसला लिया हुआ है और बाकी जो घर है, पहले ये था कि जो बहुत असुरक्षित घर है उनको भी हटाया जाएगा, लेकिन अभी उनको हटाए जाने का फैसला नहीं है, अभी उनको नहीं हटाया जा रहा है, रोका गया है। लेकिन जो 2 होटल है उनको भी, जो होटल स्वामी है, होटल मालिक है, उनकी सहमति के बाद ही उनको भी गिराया जाएगा और वहां लगातार धरना भी दिया जा रहा है। और उनका भी कहना है कि पहले मुआवजे की दरें तय की जाए, इसके बाद ही होटल को गिराने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि वो बहुत लगातार झुकता जा रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीधे आए हैं, रात में रुके हैं। कल जो यहाँ विस्थापित लोग हैं जहाँ रह रहे हैं, वो जो राहत कैंप है, शिविर है, उनमें भी गए हैं, उन लोगों से भी मिले हैं। और जो एक पीड़ित परिवार है जिनके घर जो अति संवेदनशील घोषित हो गया है उनसे भी मिले हैं। और उनका लगातार कहना ये है कि मुख्यमंत्री का कि इस पर लगातार बात चल रही है, कोई ना कोई समाधान, बीच का रास्ता जरूर निकाला जाएगा। जी प्रद्युमन। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बीच का रास्ता निकालने का तो जिक्र यहाँ पर बीते कई दिनों से किया जा रहा है, लेकिन ये जानना भी बेहद ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार वजह क्या है। मुख्य वजह कुछ ना कुछ तो सामने निकल कर आ रही होगी योगेश, क्योंकि वैज्ञानिक लगातार जांच कर रहे हैं। अभी ये स्थिति बनी हुई है, अगर इस स्थिति से अभी निपट लिया जाता है तो आने वाले समय में भी ऐसी और परेशानियां आ सकती है। उसको लेकर वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना है, क्या अनुमान जता रहे हैं?
देखिए, वैज्ञानिकों ने यहाँ जो लगातार जेपी कॉलोनी है, सबसे ज्यादा पानी वहीं पर निकल रहा है। वहाँ हजारों लीटर पानी हर घंटे के हिसाब से निकल रहा था, वो पानी निकलना आधा हो गया है, उसके सैंपल लिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो पिछले साल 21 में जो यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ था, उसके जो पानी की टेस्टिंग है, उससे भी उस पानी को मिलाया जाएगा कि कहीं वो टनल का वही पानी तो नहीं है जो उस हादसे के बाद आया था। इसके अलावा जो और पानी है, भूगर्भीय जल है, उनके भी तमाम सैंपल लिए गए हैं। और भी बाकी तमाम यहाँ एजेंसियां, 7-8 एजेंसियां केंद्र की और प्रदेश की लगी हुई है, लेकिन इसमें अभी किसी की रिपोर्ट आई नहीं है। तो वो ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा कि ये जो हलचल है जोशीमठ में, भूगर्भीय जो हलचल है, इसका कारण क्या है। लेकिन जो गतिरोध की बात आ रही है मुआवजे को लेकर और यहाँ राहत को लेकर, इसके पीछे 2-3 वजह है। पहली वजह तो यही है कि जो पीड़ित परिवार, प्रभावित परिवार है, उनका कहना यह है कि हमें बद्रीनाथ केदारनाथ की तर्ज पर मुआवजा दिया जाए। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण बात है, उसमें ये बात भी आ रही है कि कुछ लोगों का कहना है कि हमें, जैसे हमारे घर खराब हो रहे हैं, टूट रहे हैं, इनकी जगह हमें घर ही दिए जाए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हमें एक मुश्त राहत राशि दी जाए और उसके बाद हम जहां रहना है, घर की व्यवस्था हम खुद कर लेंगे, हमें किराए पर रहना है, कहीं घर लेकर रहना है। तो इस तरीके से कई सारे मत है और कई सारी बातें हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, ठीक है, मैं आपके पास तुरंत योगेश लौट रहा हूं, आपके पास तुरंत वापस आ रहा हूं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ गई, आपको बता देते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है जोशीमठ से। ये बड़ी जानकारी है, जोशीमठ को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ गई है। IIRS द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। आपको बता दें कि हर साल करीब 2.60 इंच धंस रहा है जोशीमठ। सैटेलाइट तस्वीरों से यह अनुमान लगाया गया है, लगातार धंसती जा रही है चट्टानें। तो यही स्थिति बनी हुई है। 2.60 आपको बता दें कि हर साल ये धंसता हुआ जोशीमठ नजर आ रहा है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि सैटेलाइट के जरिए यह अनुमान लगाया गया है। ब्यूरो हेड योगेश राणा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, जिस तरीके से एक रिपोर्ट सामने आती है और जिस तरीके से हम लोग चर्चा भी अभी कर रहे थे, जहां पर वैज्ञानिकों द्वारा एक अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन अब सैटेलाइट की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे भी चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि हर साल इसमें धसाव देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, ये जो रिपोर्ट है, ये पिछले 2 साल की रिपोर्ट है और लगातार सैटेलाइट से जो ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है जोशीमठ को लेकर, अगर देखेंगे तो 1970 में अलकनंदा में बाढ़ आई थी और अलकनंदा में बाढ़ आने के बाद यहाँ पर बड़ा भारी नुकसान हुआ था। और उसके बाद से लगातार जोशीमठ जो रिसर्च एजेंसी है, उनके ऑब्जर्वेशन में इस पर 5-6 रिपोर्ट लगातार आ चुकी है। और अभी तक की जो रिपोर्टें आई है, हालांकि अभी जो रिसेंटली ये घटनाएं हो रही है, इसको लेकर तो अभी कोई वैज्ञानिक फैक्ट सामने नहीं आया, लेकिन जो पहले रिपोर्ट आई है उनके अनुसार जो है, ये तकरीबन 500 मीटर के आसपास ढलान पर बसा हुआ शहर है और ये लूज चट्टानों पर बसा हुआ शहर है। और यहाँ की चट्टानों की एक और खासियत है, यहाँ जो कुछ चट्टानें हैं वो दिन में पानी ऑब्जर्व करती है और फिर रात में यहाँ टेम्परेचर बहुत नीचे जाता है। यहाँ इस जो जोशीमठ की जो क्लाइमेट है, जो यहाँ का वातावरण है, रात में माइनस में टेम्परेचर जाता है और दिन में 15 से 20 तक टेम्परेचर चला जाता है। जो टेम्परेचर का वेरिएशन है, जो चट्टानें दिन में पानी को ऑब्जर्व करती है, रात में वो बर्फ जम जाती है, तो धीरे धीरे चट्टानें भी कमजोर होती जाती है। इसके साथ साथ ये भी है कि बहुत पहले जो यहाँ पर बड़ा भूस्खलन हुआ था और उसके बाद ये मलबा पहाड़ से खिसक के आया था, उस पर बसा हुआ शहर है। तो लगातार ये चिंता में बना रहता है और लगातार इस पे इस तरह की रिपोर्ट आई है कि यहाँ पर बहुत बहुमंजिला इमारतें ना बनाई जाए। हालांकि यहाँ पर 7-7 मंजिले होटल है, जबकि 3 मंजिला होटल की ही या 3 मंजिला इमारतों की ही इजाजत है। इसके बाद भी यहाँ पर ड्रेनेज का बहुत ज़्यादा सिस्टम नहीं है, शहर में कोई उस तरह की व्यवस्था नहीं है। और एक और रिपोर्ट इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ जो जल स्रोत है, पहाड़ में पीने के पानी जो प्राकृतिक जल स्रोत है, उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। पिछले कई सालों में उनके भी सूखने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ इस तरह की सूचनाएं आई है। यहाँ से जो सबसे ज़्यादा जिन वार्ड में नुकसान आ रहा है, उनमें एक सुनील ग्राम भी है और सुनील ग्राम में एक बहुत बड़ा जल स्रोत हुआ करता था, जो कि अब लगभग सूख चुका है। तो इस तरह की कई सारी जानकारियां हैं और कई सारी चिंताएं बहुत पहले से जोशीमठ को लेकर जताई जाती है।
जोशीमठ के एक तरफ में उत्तर की तरफ में अलकनंदा बहुत गहरे में बहती है और उसी तरफ जोशीमठ धीरे धीरे खिसकने की बार बार रिपोर्ट आती रहती है। और अगर अभी मौजूदा स्थिति को भी देखेंगे तो जोशीमठ को लेकर हॉरिजॉन्टल दरारें पड़ी हुई है और ये दरारें जो अलकनंदा है उसी की तरफ धीरे धीरे जो पिछले 5-6 दिनों में 2-2 सेंटीमीटर की दरारें थी वो 10-10 सेंटीमीटर की हो गई है, कुछ दरारें तो खुलती जा रही है। तो ये चिंता पहले से भी कई सारी रिपोर्ट में जताई गई है और ये जो अभी रिसेंटली रिपोर्ट की बात हो रही है ये भी उसी फैक्ट को साबित करती हुई रिपोर्ट है कि जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह तो ये है जो साइंटिफिक प्रूफ पहले भी हो चुका है, ये फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है कि ये लूज चट्टानों पर बसा हुआ शहर है। तो ये एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। प्रद्युमन बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने हमारे ब्यूरो हेड को सुना, जहां पर तमाम जानकारी उनके साथ साझा की गई है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार बैठकें कर रहे हैं और जो संकट आया उससे निपटने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं। आज प्रभात में भगवान नरसिंह जी के चरणों में गए माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ में हम, और पहले गाय पूजा की गई क्योंकि गौरूपा पृथ्वी है। गोभिर विप्रेश्च वेदेश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धे दानशीलिश्च सत्यते धारते मदि। इसी रूप में भगवती पृथ्वी की पूजा गाय रूप में की गई। तत्पश्चात भगवान शंकराचार्य जी गद्दी में, जो इस भूमि के मालिक हैं शंकराचार्य जी, और भगवान नरसिंह जो हमारे इष्ट हैं पूरे जोशीमठ के, उनसे निवेदन किया गया और पुनः मंदिर से बाहर परिक्रमा की ओर हम आए हैं। मुख्यमंत्री जी पूजा अर्चना की है, क्या कुछ आज भगवान नरसिंह जी के स्थान पर यहाँ पर विधि विधान से पहले गौ पूजा की, गुरु पूजा की, उसके बाद भगवान नरसिंह जी की पूजा की है, प्रार्थना की है कि भगवान हमारे इस संकट के समय में, आपदा के समय में हम सबकी रक्षा करें और पूरी ब्राह्मणों के द्वारा संपूर्ण विधि विधान से यहाँ पर जो पूजा की गई और हम सब लोगों ने जो प्रार्थना की है, भगवान नरसिंह जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारे जोशीमठ शहर पर कृपा करेंगे और जो ये आपदा आई है ये आपदा ठीक हो जाएगी, शांत हो जाएगी और सभी को विश्वास करना चाहिए कि हमारा जोशीमठ शहर बचेगा। पूरे उत्तराखंड के अंदर जो जगह जगह तमाम प्रकार से इस प्रकार की बातें आई हैं कि पूरा उत्तराखंड खतरे में है, जोशीमठ शहर खतरे में है, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हम इस सब से उभरेंगे। मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ, भगवान हम सर राहत पैकेज बढ़ाएंगे आप लोग कैबिनेट की बैठक में? हाँ, उस पर हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि चूंकि आपदा आई है, आपदा आना एक प्राकृतिक आपदा है और किसी एक कारण से आपदा नहीं आई है और उस पर भी बात चल रही है, लेकिन आगे हम प्लानिंग के साथ पूरे विधिवत तरीके से जो सबसे अच्छा पैकेज हो सकता है, जो सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है, उस रास्ते को हम लोग अख्तियार करेंगे, यहाँ के लोगों की सहायता करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता रहे थे एक बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, तो बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी है, मुख्यमंत्री योगी करेंगे मंडलीय समीक्षा बैठक, जनप्रतिनिधियों के साथ ये समीक्षा बैठक की जाएगी। चित्रकूट धाम मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक होगी, सीएम आवास पर होगी समीक्षा बैठक। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, दोपहर 2 बजे वाराणसी के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आज करेंगे समीक्षा बैठक, इस वक्त की ये बड़ी खबर। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय रक्षा मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर है। आपको बता दें कि लखनऊ पहुंचेंगे रक्षा मंत्री, आज अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपको बता दें कि सिंह संत समागम में भी शामिल होंगे, साथ ही साथ 5:15 पर महाराजा हरीश्वरानंद जयंती कार्यक्रम में भी शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, आज अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तैयारियों को लेकर लगातार जायजा अधिकारी ले रहे हैं। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री आ रहे हैं तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो लखनऊ का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं अपडेट के साथ। अनूप, जिस तरीके से आज लखनऊ पहुंच रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, क्या कुछ अपडेट मिल रही है, क्या क्या उनके आज कार्यक्रम रहने वाले हैं?
दौरा लखनऊ है। निश्चित रूप से जब वो लखनऊ आते हैं तो यहाँ के जो उनके करीबी नेता होते हैं या फिर उनके चाहने वालों की वहाँ पर भीड़ लग जाती है। अब यही वजह है कि जब वो 11 बजे के आसपास जब वो लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और जो सुनीता भाटिया समेत तमाम वरिष्ठ भाजपा नेता वहाँ पर उनका पहुंचकर स्वागत करेंगे। स्वागत करने के बाद वो सीधे IIM रोड पर महर्षि वहाँ पर विद्यालय में कार्यक्रम है, वहाँ पर शिरकत करेंगे। तो आप ये समझिए कि राजनाथ सिंह जब भी किसी कार्यक्रम में आते हैं जब भी किसी कार्यक्रम में आते हैं तो उनको सबसे बड़ी जो उनकी लोकप्रियता है वो सीधे से गंतव्य तक जाते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि जनता के काम के लिए कितना इम्पोर्टेंस लेते हैं। और साथ ही साथ जब कभी कोई व्यक्ति यहाँ पर उनको याद करता है या फिर अपने व्यस्ततम समय को देखते हुए भी लखनऊ को भी मौका देते हैं और यहाँ के जब विकास से लगा के या छोटी छोटी योजनाएं हैं उस पर भी कहीं न कहीं राजनाथ सिंह संज्ञान लेते हैं। तमाम जो पुलों का उद्घाटन हुआ उसमें भी अपनी निधि से उन्होंने यहाँ पर विकास को लेकर, लखनऊ को सौंदर्यीकरण को लेकर तमाम अपने उससे अपने निधि से यहाँ पर रुपए लगाए हैं। निश्चित रूप से यही वजह है कि उनके लखनऊ जब आगमन होता है तो उनके चाहने वालों की भीड़ लग जाती है। और 2 दिवसीय कार्यक्रम है, अभी से जो तैयारियां हैं वो जोरों पर हैं। जो एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जहां कार्यक्रम है वहां भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो करीब 10:30 बजे के बाद वहां पर पहुंचना, एयरपोर्ट पर उनको स्वागत करने के लिए शुरू हो जाएगा सिलसिला। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण उनका ये दौरा माना जा रहा है। फिलहाल उनके साथ आज इस दौरे में और कौन कौन मौजूद रहेगा अनूप? देखिए, उनके दौरे में ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ संयुक्ता भाटिया, जो क्षेत्रीय विधायक है नीरज बोरा, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और एयरपोर्ट से लगा के जो कार्यक्रम है वहां पर भी उन लोगों को वहां पर भी शामिल होंगे। निश्चित रूप से जिस तरीके से लखनऊ की बताया ना कि जिस तरीके से पुराने लखनऊ से बात करें या फिर चूंकि ये जो लखनऊ सांसदीय क्षेत्र है वो अटल बिहारी वाजपेयी का है, निश्चित रूप से यहाँ की लोकप्रियता के साथ साथ यहाँ पे जाति जो समीकरण है वो भी यहाँ पर टूट जाते हैं जब कभी चुनाव होता है। तो इसी प्रकार से लोकप्रियता भी अटल बिहारी वाजपेयी की बात अगर सांसदीय के रूप में लोकप्रियता अगर किसी की है तो लालजी टंडन या फिर राजनाथ सिंह की है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से 2 दिवसीय राजनाथ सिंह का दौरा है काफी महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में जिस तरीके से विकास को लेकर छोटी छोटी विकास की योजनाओं पर ध्यान रखते हैं तो तमाम जनता आज रूबरू होगी उनसे और मुलाकात भी करेगी। जी ठीक है अनु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज लखनऊ पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आगे बढ़ेंगे इसी बीच एक और बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज कार्यक्रम है। आपको बता दें कि आज मऊ और गाजीपुर दौरे पर रहेंगे भूपेंद्र चौधरी। कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, यंग इंडिया रन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे भूपेंद्र चौधरी। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बता रहे हैं कि यंग इंडिया रन कार्यक्रम में भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। आपको बता रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के काफी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम आज मऊ और गाजीपुर दौरे पर रहने वाले हैं भूपेंद्र चौधरी। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि यंग इंडिया रन कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम। बता दें कि आज मऊ और गाजीपुर दौरे पर भूपेंद्र चौधरी रहने वाले हैं। लोगों से मुलाकात भी की जाएगी, उनकी जन समस्याओं को भी जाना जाएगा। तो यंग इंडिया रन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस खबर पर अपडेट के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, जिस तरीके से मऊ और गाजीपुर का दौरा कर रहे हैं भूपेंद्र चौधरी, क्या कुछ अपडेट है दौरे को लेकर? जी प्रदीप, मैं बताऊं कि गाजीपुर में 3 बड़े नेताओं का यहाँ पे दौरा है और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह का गाजीपुर में संगठन और जनप्रतिनिधियों के साथ वो बैठक करेंगे और समीक्षा बैठक करेंगे। और दूसरा, दिनेश प्रताप सिंह जो है कि करंडा ब्लॉक के एक स्कूल में वार्षिक उत्सव में शिरकत करेंगे। और नंदगंज के रेनबो मॉडल स्कूल में असीम अरुण जी यहाँ पर आर्ट प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे, जहाँ पर कि ये स्कूल में इस समय जहाँ पे मैं मौजूद हूँ नंदगंज के रेनबो मॉडल स्कूल में, यहाँ पर जहाँ पे प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। और माना जा रहा है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव उसको देखते हुए ये पूरी तैयारियां की जा रही है कि इस तरह से नेताओं का दौरा लगातार चल रहा है। जी बिल्कुल प्रमोद, जिस तरीके से यंग इंडिया रन कार्यक्रम में भी शिरकत करने जा रहे हैं भूपेंद्र चौधरी, तो ऐसे में कार्यक्रम कितने बजे शुरू होने वाला है, कौन कौन मौजूद रहेगा?
जी आपको बताऊं कि यहाँ पे जो जनपद के आला अधिकारी हैं, उसके बावजूद कार्यकर्ता नेता है, वो सारे इनके साथ मौजूद रहेंगे। और ये जो करीब 11 बजे यहाँ पर डाक बंगला में यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह यहाँ पे पहुंचेंगे और इसके बाद जनप्रतिनिधियों संगठन के साथ वो यहाँ पर समीक्षा बैठक करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि मऊ और गाजीपुर का दौरा करेंगे भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष के साथ तमाम लोग मौजूद रहेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है। पहले दिन का ऑटो एक्सपो 2023 खत्म हो गया है। आपको बता दें कि ऑटो एक्सपो में 18 कंपनियों ने अपनी 30 गाड़ियां लॉन्च की हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, आपको ये भी जानकारी देने की इलेक्ट्रिक कारों के नाम रहा है पहला दिन। इलेक्ट्रिक व्हीकल और आईवी कॉन्सेप्ट कारों का जलवा दिखा है। टाटा, ह्युंडई समेत 18 कंपनियों ने अपनी गाड़ी लॉन्च की है। ऑटो एक्सपो में आएंगे केंद्रीय परिवहन मंत्री। ऑटो एक्सपो में 18 जनवरी तक ये प्रदर्शनी चलनी है। आपको ये भी बता दें कि आज ऑटो एक्सपो का शुभारंभ करेंगे नितिन गडकरी। तो अनूप कुमार सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरीके से आज शुभारंभ भी होना है, 18 कंपनियों ने अपनी 30 गाड़ी भी यहां पर लॉन्च करी है। पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है? देखिए, ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो का 2023 का शुभारंभ हो चुका है। जिस तरीके से कल से स्टार्ट होना था, लेकिन जो सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं, उनका समय आज मिल पाया था और उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और दोनों ही लोग वहां पर मौजूद रहेंगे और फीता काटकर उसका शुभारंभ करेंगे। ऑटो एक्सपो एक अपने आप में एक आकर्षक वहां पर लगाया गया है। विदेशी कंपनियों के साथ साथ देश की भी कंपनियां वहां पर प्रदर्शन करने वाली हैं और खासकर वो जो इलेक्ट्रॉनिक की या फिर जो हाइब्रिड कारें हैं, वो अपना करतब वहां पर दिखा को लुभा भी रही हैं। और आज 2 दिन शुरुआती 2 दिनों में वीवीआईपी या फिर वहां पर जो व्यवसायी हैं, उनके लिए वहां पर विशेष रूप से वहां पर जाने के लिए न्योता दिया गया है। लेकिन आखिरी के 5 दिन यानी 18 तारीख तक चलना है। कल के बाद वहां आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा। कोई भी वहां पर जाकर के अपनी कार को भी पसंद कर सकता है। और खासकर वो जो आकर्षक वहां पर कारें हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कारों की बात करें, हाइब्रिड कारों की बात करें, जो आधुनिक युग की आधुनिक जो समय है उसको देखते हुए या फिर पर्यावरण को देखते हुए जो आधुनिक तरीके से बनाई गई है, ठीक है, वो आजकल वहां पर। ठीक है अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। G20 सम्मेलन को लेकर केंद्र के साथ ही राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने तैयारियों को लेकर कवायद तेज कर दी है। वाराणसी कमिश्नरी सभागार में G20 की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी एस रामलिंगम के नेतृत्व में बुधवार को बैठक संपन्न हुई है, जिसमें VCVDA अभिषेक गोयल, नगर आयुक्त प्राण सिंह और मुख्य विकास अधिकारी समेत पर्यटन उप निदेशक एवं अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रशासन और शहर की विभिन्न संगठनों के साथ एक साथ शहर में G20 के संबंध में सुंदरीकरण के रूप में। अधिकारी का कहना है कि शहर को हर तरीके से सुंदर और साफ बनाने के प्रयास किए जाएंगे और शहर के घरों की दीवार के साथ साथ घाटों पर कलर कोडिंग, थीम बेस्ड पेंटिंग करवाई जाएगी। आज की बैठक जो शहर के हमारे प्रबुद्धजन है, जो विभिन्न संगठनों के पदाधिकारीगण हैं, उनको बुला के ये G20 के क्रम में हम लोग शहर में क्या क्या ब्यूटिफिकेशन का काम कराया जा सकता है, उसके संबंध में विचार विमर्श करने हेतु और एक ब्रॉड गाइडलाइंस उनको अवगत कराने के लिए बुलाया गया। चर्चा में ये पाया गया कि जो मुख्य जो मार्ग है हमारे शहर के और जो मेन लैंडमार्क्स है और जो उससे सटा हुआ संस्थाएं हैं, जो घरों हैं और हमारे जो घाट्स हैं, इनको कैसे हम लोग और सुंदर कराया जा सकता है। इनकी एक कलर कोडिंग हो जाएगी, अलग अलग थीम बेस्ड पेंटिंग हो जाएगा शहर का, ताकि शहर में जो भी आते हैं उनको एक भव्यता दिखे और एक थीम बेस्ड पेंटिंग पे इसकी जो सुंदरता है ये और बढ़ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। एक बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, तो बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। बता दें कि शामिल हो सकती है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। दरअसल पीएम मोदी भी इन्वेस्टर्स समिट में शामिल हो सकते हैं। भव्य आयोजन की तैयारियों में
सरकार जुटी हुई है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, तैयारियों को अंतिम रूप देने में फिलहाल सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।